तो बेटा हमने ट्रांसफॉर्मेशन 3 पढ़ी हैं और उन 3 ट्रांसफॉर्मेशन में कौन कौन सी हैं? पहली ट्रांसफॉर्मेशन थी, आप कोई भी आगे पीछे इसको ऑर्डर कर लें, स्ट्रेच, ट्रांसलेशन एंड रिफ्लेक्शन। ये ऑर्डर मैंने इसलिए बोला है कि आपको वो पेपर में कहता है कि ऑर्डर लिखें ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप एक जनरल रूल बना लें, वो मैं लिखूंगा अभी। आई विल राइट दिस दैट यू डू स्ट्रेच फर्स्ट and then you go for the translation and then finally you go for the reflection, but this can be changed according to the situation given in the question. Sometimes question में दिया हुआ होता है कि पहले ट्रांसलेशन लगाएं फिर स्ट्रेच करें, तो आप पहले ट्रांसलेशन लगाएंगे फिर स्ट्रेच करेंगे। अभी कुछ क्वेश्चंस आज ट्राई करते हैं। The questions have been sent in your paper. We start a simple one. Let's see question number 2. जी बेटा, a curve has an equation. एक कर्व की आपको इक्वेशन दी हुई है 9/2x minus 3 5 प्लस 2x minus 5। यह आपको एक कर्व की इक्वेशन दी हुई है। वो कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 स्टेशनरी पॉइंट्स। ठीक है, Look, because this is not the derivative class, हम डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे। डिफरेंशिएशन करेंगे आप इसको, डेरिवेटिव को 0 रखेंगे तो आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। यहाँ पे उसने क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ है, मतलब आंसर दिया हुआ है। मान लें ये आपको पता है कि ये एक पॉइंट है स्टेशनरी पॉइंट और एक ये है। बिकॉज हमारा टॉपिक अभी ट्रांसफॉर्मेशन है इसलिए मैंने पहला पार्ट नहीं किया, आई डिडंट डू द ए पार्ट। वो कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे सुशील? डेरिवेटिव लेंगे, उसको 0 के इक्वल रखेंगे, वहां से आपके पास 2x की वैल्यूज आ जाएंगी, उन x की वैल्यूज को यहाँ इक्वेशन में रखेंगे, y की वैल्यूज आ जाएंगी। ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये इस पास पेपर में उन्होंने पार्ट के नीचे आंसर लिखा हुआ है। अब वो पेपर में दिया हुआ था आंसर या उन्होंने खुद टाइप कर दिया, बस वी आर नॉट कंसर्न विद दिस। 1 - 6 and 4, इसमें मैक्सिमा कौन सा, मिनिमा कौन सा? ऑब्वियसली जो ये वाला है वो मैक्सिमा है, ये मिनिमा है, क्योंकि नीचे पॉइंट वो ऊपर है। सही है। फिर वो कह रहा है, अब जरा बी पार्ट हम इंटरेस्टेड हैं, वी आर इंटरेस्टेड इन बी पार्ट। वो कह रहा है कि द कर्व सी इज ट्रांसफॉर्म टू कर्व C1, यानी अगर इस कर्व का नाम C है, ये कर्व C है, तो ये कर्व C1 पे जा रहा है बाय ट्रांसलेशन ऑफ दिस। अभी आपकी अनडिवाइडेड अटेंशन बोर्ड पे हो। वो कह रहा है स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ C1, यानी ये कर्व ट्रांसफॉर्म हो गया विद दिस ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन है, देखें ये एक्स ट्रांसलेशन, जैसे आप ओ लेवल्स में ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसलेशन वेक्टर होता था ना, ये फर्क समझिएगा जरा। जब कल मैंने आपको समझाया था कि हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन यूं लिखी हुई हो, तो आप ये कितना ट्रांसलेट हो रहा है, ये कर्व, इस ग्राफ की ट्रांसलेशन क्या हो रही है हॉरिजॉन्टल? आप इसको 0 रखते हैं और ये आपकी हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन है। यानी अगर ब्रैकेट में कोई चीज, यानी अगर आपसे कोई कहे कि ये कर्व कैसे ट्रांसलेट हो रहा है, तो आप क्या करते हैं? x = -π, यानी ये वाला ग्राफ -π से स्टार्ट होगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अगर आपके पास fx sin x है, ये आपको कल की क्लासेस में लास्ट में ये सारा बताया गया, तो ये वाला ग्राफ -π से स्टार्ट होगा। लेकिन यहां पर अगर यहां प्लस होता है तो हमारी ट्रांसलेशन माइनस आती है हॉरिजॉन्टल में, और यहां माइनस होता है तो यहां प्लस आती है। ये बात की थी, यानी आगे ड्रैग हो जाता है। अगर ये प्लस है तो पीछे ड्रैग हो जाएगा, माइनस है तो आगे। लेकिन यहां पर ट्रांसलेशन वेक्टर पे x -3 है, यानी x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू 7 है। अब आप मुझे बताएं, जब आप, ये मैक्सिमम पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर जब आप ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, अच्छा वो कह रहे हैं फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। ये देखें इस कोऑर्डिनेट के ऊपर ये वाली ट्रांसलेशन लगी और फिर वो एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट हुआ, तो बताइए उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? बड़ी आसान बात है। ये देखें आपका कोऑर्डिनेट क्या है, 4 6, लेट्स से 4 6 है। ये इसमें से x3 माइनस कर दें तो कहां चला जाएगा x? अगर हम 3 माइनस कर दें x में से तो क्या हो जाएगा? 1 एंड अगर ये कोऑर्डिनेट्स
लेट्स से ये है 4 6, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, स्केल जो भी हो, लेट्स से ये 4 6 है, ये -3 का मतलब है ये 3 पीछे चला जाएगा, इट विल गो 3 बिहाइंड, ये 3 पीछे चला गया, कितना हो गया x, व्हाट इज x देन 1, 4 में से 3 माइनस हुए 1, y वही रहेगा 6, अब आपने y में कितना ऊपर जाना है 7, तो अगर आप y में 7 ऊपर जाएं तो ये 1 6 है, तो ये कहां पहुंच जाएगा 1 13 पे, ऐसे ही है। और फिर अगर आप 1 13 को x एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर दे, इफ यू रिफ्लेक्टेड इन द x एक्सिस, तो ये कहां पहुंच जाएगा 1 माइनस 13, यही आपके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जिस पर ये वाली ट्रांसलेशन लगेगी, तो ये कोऑर्डिनेट 1 -13 पे पहुंच जाएगा। डिड यू गेट दिस पॉइंट? दिस वाज ए पार्ट। अब वो आपसे कह रहा है बी पार्ट में, ये 1 मार्क का था, मेरे ख्याल में इसके 2 मार्क होने चाहिए थे, बाबल ठीक है। पार्ट 2 में वो आपसे कह रहा है, देखें आप इस कर्व की इक्वेशन पे ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं, प्लीज ये देखें, इस कर्व की इक्वेशन पे ये वाली ट्रांसलेशन लगाएं, और जो कर्व C1 है जिस पर 4,6 1, -13 पे पहुंच गया, उस कर्व की इक्वेशन C1 की इक्वेशन क्या बनेगी वो इस फॉर्म में लिख के बताएं, a/bx, ये देखें वो कह रहा है इस फॉर्म में लिख के दिखाएं, a/bx प्लस c प्लस dx प्लस e, ये देखिए इस फॉर्म में लेके आना है आपने C1 कर्व की इक्वेशन। C1 कर्व कैसे आ रहा है, ये C कर्व है और इस पे ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन लगी तो कर्व C1 बन गया। अब ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन है ट्रांसलेशन, x में हो रही है -3 की और y में हो रही है 7 की, तो हम यहां कैसे लिख देंगे, अब इस इक्वेशन में आप जहां जहां x आ रहा है वहां लिख दीजिए x + 3 लिखो, x - 3 लिखो, x + 3 लिखेंगे तो जब आप उसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x - 3 आएगा। तो यहां पे आप जहां जहां ये आ रही है वहां पे आप क्या करेंगे, देखें, अच्छा ये रेस कर रहा हूं मैं, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था एक बार, इसलिए हम इसको अब रेस कर रहे हैं। अब हम अपने सवाल ये देखें, y = ऊपर क्या है 9 सेम रहेगा, x की जगह क्या आ जाएगा x + 3, देखिए जब इसको +3 रखेंगे ना 0 के इक्वल तो x क्या आ जाएगा -3। बात समझिए, जब मैं कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा था तो मैंने इसको एज इट इज लिया, लेकिन जब इस ट्रांसलेशन को मैं इक्वेशन में पुट कर रहा हूं तो x का साइन चेंज होगा और यहां क्या हो जाएगा +2x + 3 और -5, ये पूरा y आ गया आपके पास, और ये y कितना इंक्रीज होगा x, यहां पे आप इस पूरे y के अंदर 7 ऐड कर दें, यानी ये पूरा y 7 ऊपर हो जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये क्या बन जाएगा 9/2x + 6 प्लस 2x + 6, हाँ ये बेटा ये 2x + 6 और ये -5 है तो 2x + 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 2x + 3 + 6 और -5 और 7। अब आप कह रहे होंगे अगर ये अलग से क्यों कर रहे हैं, इस तरह ऐड कर ले, ये देखिए ये बन गया 9/2x + 1, 2x + 1 और +7 + 8, ये आपकी नई कर्व की इक्वेशन आ गई। आई होप यू गॉट द आइडिया। देखें इसको, अच्छा एक चीज रह गई थी, ये देखें जब हम यहां तक पहुंचे थे उसके बाद x एक्सिस में रिफ्लेक्शन भी किया था हमने, इसका x एक्सिस में रिफ्लेक्शन नहीं किया। x एक्सिस में रिफ्लेक्शन में क्या करते थे हम, कल आपको बताया था कि आपका अगर fx कर्व है तो -fx जो है वो आपको x एक्सिस की रिफ्लेक्शन देती है और f(-x) जो है वो आपको y एक्सिस की रिफ्लेक्शन देती है, ऐसे ही है। तो अगर आपने देखें जब आप ये वाला पार्ट कर रहे थे तो इन कोऑर्डिनेट्स को पहले आपने यानी 4,6 को आपने ये ट्रांसलेशन वेक्टर लगाकर आप यहां पहुंचे थे एंड देन यू रिफ्लेक्टेड इन द x एक्सिस। तो इस इक्वेशन में आपने जहां जहां x आ रहा था वहां x + 3 लिखा, y के लिए आपने 7, ये आपके पास वो इक्वेशन आ गई जहां आपने ये ट्रांसलेशन लगाई है इस कर्व के ऊपर। अब इसे रिफ्लेक्ट भी तो करना है पूरे को, तो रिफ्लेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, पूरे के साथ यू पुट द माइनस विद द होल इक्वेशन, तो 2x + 1 + 2x + 8
इस पूरे के साथ अगर आपने माइनस लगाया तो फाइनल इक्वेशन क्या बन रही है, बस इसको इस तरह से लिख लीजिए, यानी ये 2x 9/2x + 1 के साथ माइनस आ गया, ये दोनों भी माइनस हो गए। दिस इज हाउ यू डू इट। ये देखिए, आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया आपको। ये था, ये मैं अभी जो बच्चे आए हैं उनके लिए मैं रिपीट कर देता हूं। बेटा ये क्वेश्चन है, वो आपसे ये कह रहा है कि ये आपको कर्व की इक्वेशन दी हुई है, इसके आपने स्टेशनरी पॉइंट से ए पार्ट में निकाले, वो ये आ गए। स्टेशनरी पार्ट वाला पार्ट हमने सॉल्व नहीं किया बिकॉज इट्स नॉट अ डिफरेंशिएशन क्लास। अब वो कह रहा है कि इस जो इसका मैक्सिमम पॉइंट है, इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है उसके ऊपर ये ट्रांसलेशन लगाएं तो ये पॉइंट कहां पहुंचेगा। देखें, मैंने ये बताया था कि अगर आपको ट्रांसलेशन, जैसे कल आपको समझाया था मैंने इब्राहिम के, अगर x + a लिखा हुआ है तो ये एक्चुअली -a पीछे ड्रैग हो जाएगा, और अगर माइनस है तो आगे। लेकिन अगर ट्रांसलेशन वेक्टर दिया हुआ हो तो आपको जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ था 4 6, ये पहले 3 पीछे हुआ, तो 4 से 3 पीछे हुआ 1, y कोऑर्डिनेट सेम रहा, फिर इस पे y 7 ऐड हो गया तो ये कोऑर्डिनेट पहुंच गया 1,13 के ऊपर, लेट्स से। फिर जब इसको, अच्छा वो कह रहा है ये ट्रांसलेशन लगाने के बाद दिस ट्रांसलेशन इज फॉलोड बाय अ रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। फॉलोड का मतलब है कि ट्रांसलेशन के बाद रिफ्लेक्शन लगाएं, तो 1,13 पहुंच गया आपका। ये 1,13 ये मैंने अलग से बताया, जब ये एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट हुआ तो ये 1,-13 पे आ गया। ये तो आ गए 4,6 के कोऑर्डिनेट्स 1,-13। ये 1 मार्क का था। पेपर में आप ये कोऑर्डिनेट सही लिखेंगे तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। इन माय हम्बल ओपिनियन दिस शुड हैव 2 मार्क्स, क्योंकि आपने इसमें पहले ये लगाया फिर ये लगाया, तो 2 मार्क होने चाहिए। एनीवेज, हो सकता है प्रिंटिंग के अंदर मार्क्स गलत लिखे गए हों। फिर वो कह रहा है ये, अच्छा ये जो है ना, ये ट्रांसलेशन जब आप लगाते हैं तो ये ट्रांसलेशन जब लगती है तो आप C1 कर्व पे पहुंच जाते हैं। C कर्व ये है। अब वो कह रहा है कि इस C1 कर्व की इक्वेशन ये है, इस फॉर्म में, यानी ABX + C DX + E, इस फॉर्म में कर्व C1 की इक्वेशन निकाल के दिखाएं। तो अब आप क्या करें, ये कर्व C है, इस पे ये वाली ट्रांसलेशन लगनी है। तो देखें, जब आप कोऑर्डिनेट्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो आप इसी साइन को उठा रहे थे, लेकिन जब आप x की जगह बेटा पुट करेंगे तो आप x + 3 लिखेंगे, क्योंकि x + 3 when put equals to 0 becomes x is equal to -3। हाँ, x जहां जहां आ रहा है वहां x + 3 लिख लिया, फिर ये पूरा y जो है ये 7 ऊपर हो जाएगा। y में कोई, आपको कल बताया था कि अगर fx + a है तो ये वर्टिकली a ऊपर हो जाएगा, और तो वर्टिकल ट्रांसलेशन में साइन को प्रिजर्व करते हैं, जबकि हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन में अगर x + a है तो आप उसके अंदर अगर यूं लिखा हुआ है तो आपकी ट्रांसलेशन हॉरिजॉन्टल -a होती है। तो इसलिए हमने -3 को प्लस के साथ लिखा, लेकिन इस पूरे में 7 को अलग से ऐड कर दिया। तो ये जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो आई रीच्ड हियर। लेकिन वो कह रहा है फिर इसको आपने रिफ्लेक्ट भी करना है, तो इस पूरे y के साथ हमने माइनस लगा दिया, क्योंकि बाहर जो माइनस लगता है फंक्शन के वो उसको x एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर देता है, और जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो y एक्सिस में रिफ्लेक्ट करता है। तो ये जब आपने माइनस लगाया तो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व C1। ये इक्वेशन ऑफ कर्व C1 है। ये क्वेश्चन है जो हमने मार्च 25 का किया। आई होप ये क्लियर हो गई ये बात अच्छे से। चलते हैं, अभी 4 5 7 सवाल जब हम करेंगे तो हम और अच्छा हो जाएगा हमारा काम। लेट्स डू अनदर वन। अभी मैं कोशिश कर रहा हूं आपको इजी क्वेश्चन से डिफिकल्ट की तरफ लेके जाऊं। देखिए वो कह रहे हैं कर्व है जिसकी इक्वेशन ये है, आप ट्राई करें खुद इसको, ट्राई इट योरसेल्फ। अच्छा देखें, इसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन की सीक्वेंस दी हुई है। क्या दिया हुआ है? सबसे पहले आपको ट्रांसलेशन लगानी है, फिर आपको स्ट्रेच करना है y डायरेक्शन में बाय स्केल फैक्टर k, और आखिर में आपने रिफ्लेक्ट करना है। बताइए जो फंक्शन एक्चुअल गिवन है ये ट्रांसफॉर्म होकर h की hx बन रहा है, ये कर्व ट्रांसफॉर्म होकर hx बन रहा है। आपको hx की कोई, मैं आपको लैंग्वेज समझा रहा हूं। बात यह है कि ये कर्व ट्रांसफॉर्म होने के बाद इस कर्व का नाम hx हो जाएगा। तो बताइए hx की इक्वेशन क्या है? अभी थोड़ा देखें, मैं रिमाइंड कराता हूं क्योंकि स्टार्टिंग लेक्चर्स है ना, बच्चे भूलते हैं। रिफ्लेक्शन याद है आपको? ये रिफ्लेक्शन है हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल रिफ्लेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच है बाय फैक्टर ऑफ 1/a।
अंदर ए होता है तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच 1/a होती है। आई होप ये याद है आपको। और अगर बाहर हो तो ये वर्टिकल स्ट्रेच है, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच बाय फैक्टर ऑफ 1/a। ये सब कल के हमने लेक्चर में लिखा हुआ है। और फाइनली एफ ऑफ माइनस माइनस एफ ऑफ एक्स रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, और ये है रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। यही 6 ट्रांसफॉर्मेशन आपने पढ़े हैं। कुछ क्वेश्चंस आप देखेंगे उसमें वो आपको ग्राफ देगा और वो कहेगा बताएं ये ग्राफ इस ग्राफ पे पहुंचे तो ट्रांसफॉर्मेशंस कौन सी लगी हैं, उनका ऑर्डर भी बताएं। जब वो मैं ग्राफ वाले क्वेश्चंस करूंगा तब हम उस बात को डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस सवाल में सबसे पहली ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसलेशन। वो क्या है? सबसे पहली क्या है? ट्रांसलेशन 2-3। ट्रांसलेशन है 2-3। फिर क्या है? ये पहली ट्रांस उसने कहा है। सेकंड स्ट्रेच बाय फैक्टर के। स्ट्रेच है अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग वाई एक्सिस का मतलब है वर्टिकल स्ट्रेच हो रही है बाय फैक्टर के, बाय फैक्टर के। एंड फाइनली थर्ड क्या है? रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। अब देखिए करेंगे क्या क्या करना चाहिए हमें, क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहले ये 2 हॉरिजॉन्टल हो रही है, 3 वर्टिकल। तो क्या मैं यूं लिख सकता हूं? या +2 लिखूं -2 लिखूं? क्यों हानि -2 क्यों? क्योंकि जब आप इसको 0 करेंगे x -2 को तो x = 2 आ जाएगा। तो वह इसमें जब आपका ट्रांसलेशन, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ट्रांसलेशन वेक्टर अगर दिया हुआ हो और आपने किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने तो x +2 है तो +2 ही लेंगे। लेकिन जब इसे इक्वेशन में डालेंगे तो उसका साइन चेंज कर देंगे फॉर रीजंस आई हैव ऑलरेडी गिवन यू। प्लस -k -1। और वर्टिकल ट्रांसलेशन में क्या होता है? आप पूरे y के अंदर वो ऐड कर देते हैं। ये आपके पास ट्रांसलेशन आ गई। कोई शक? चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर लें। सॉरी, अच्छा स्क्वायर, ठीक है, ठीक, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। चलो इसको सिंपली थोड़ा सा ये सिंपली देखिए, अननेसेसरी ओपनिंग की जरूरत नहीं, इसको ओपन करने की जरूरत नहीं, बिकॉज और एक्स की टर्म्स ही नहीं है। क्या आप कहें कि हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे? -a + 2, ठीक हो गया? ये लगे। अब आपने स्ट्रेच लगानी है बाय फैक्टर ऑफ के, वर्टिकल स्ट्रेच। वर्टिकल स्ट्रेच कहां लगती है? बाहर। ये देखें, मुझे ये बताएं ये कौन सी स्ट्रेच है? इट्स अ वर्टिकल स्ट्रेच बाय फैक्टर ऑफ a। और ये कौन सी स्ट्रेच है? इट्स अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच बाय फैक्टर ऑफ 1/a। हॉरिजॉन्टल में उल्टा हो जाता है। याद कराता हूं, अगर आपके पास sin x और sin 2x के ग्राफ में क्या फर्क है? ये वाला ग्राफ का पीरियड 360 होता है और इस वाले ग्राफ का पीरियड 180 होता है। यानी ये श्रिंक हो गया बाय फैक्टर ऑफ 2। हॉरिजॉन्टल वैल्यूज श्रिंक हो गई हैं, कंप्रेस हो गई हैं। तो हम कहेंगे क्या फर्क है इन दोनों ग्राफ में? इसका जो स्ट्रेच फैक्टर है वो 1/2 है इन द हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच हो रही है बाय फैक्टर ऑफ 1/2। और अगर यहां 1/2 लिखा होता तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच वुड हैव बीन बाय 2। आई होप ये क्लियर है। कल बात हो चुकी है से। तो आपकी स्ट्रेच है k, ये y है एक्चुअली आपका, तो आप y के साथ k लगा देंगे। ये आपका वर्टिकल स्ट्रेच हो गया, ये वर्टिकल स्ट्रेच हो गया। और फाइनली आपने क्या करना है? एक्स और एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन के लिए आप क्या करते हैं? अभी लिखा था मैंने, आप बाहर माइनस लगा देते हैं। दैट्स द इक्वेशन दैट यू आर लुकिंग फॉर। ये है उस कर्व की इक्वेशन जो इस कर्व के ऊपर अगर ये 3 ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। चाहे तो इसे सिंप्लीफाई कर लें, आप यूं भी लिख सकते हैं -8 के, या यही छोड़ दें। यू हैव नॉट बीन आस्क्ड टू सिंप्लीफाई, डिड यू? आर यू? फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड k। बस x एंड k में आ गई है, ठीक है। उसने कहीं नहीं कहा कि इसको सिंप्लीफाई करें। क्लियर है ये बात? इज दिस क्लियर? लेट्स डू अनदर वन। एक और ट्राई करते हैं। चलो, वो कह रहा है कि एक्सप्रेस fx इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में लेके आए fx को और इसकी रेंज बताएं। आई होप यू गाइज रिमेंबर इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है। वी हैव टू कन्वर्ट दिस, ये देखिए,
ये आपके पास आ गया 15/2 -2 x -3/2 होल स्क्वायर। एफ एक्स है इनफैक्ट वाई नहीं है। ठीक हो गया? अब ठीक है, एनी प्रॉब्लम्स? ठीक है ना? अब वो ये कह रहे हैं, सवाल क्या है जी? पहले तो अच्छा इसकी रेंज क्या है? व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस? रेंज देखें, ये ओपन डाउन है, ओपन अप पैराबोला है। अगर हम इसे बनाएं तो ये ओपन डाउन है, ओपन, क्योंकि इसका जो एक्स का ये जो कोफिशिएंट है ये नेगेटिव हो तो ओपन डाउन होता है। तो आप याद करें, मैंने कहा था इसको 0 रख दें तो ये 3/2 और इसका y जो कोऑर्डिनेट है वो 15/2। ये इसका मैक्सिमम पॉइंट आ गया। तो रेंज क्या है इसकी? रेंज हो जाएगी एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 15/2। दैट्स योर आंसर, बिकॉज इसकी डोमेन रियल नंबर है और रियल नंबर में ये पॉइंट भी आता है तो इसका मतलब डोमेन ये इक्वल भी लगाएंगे इसको। दैट वाज पार्ट ए, ये फंक्शन में था। ब्रेक के बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास है उसमें हम फिर इसकी आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक हो गया जी बेटा? ये हमने ए पार्ट कंप्लीट कर लिया इसका 6 का। अगर आपको याद हो तो ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है। You have been given a function here for the domain x belongs to real number, and before break actually we found out the perfect square form और इसको हमने प्लॉट भी किया था, although we have not been asked to plot it. एक्सप्रेस का और इसकी रेंज बताइए। इसकी रेंज ये ठीक होगी क्योंकि सारे वाइज 15/2 से कम है और ये इसका मैक्सिमा भी है बेटा। तो अब वो नेक्स्ट पार्ट जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का है वो क्या है? बी पार्ट। आप लोग अपने क्वेश्चन में रीड कर लें, आई रीड इट फॉर यू। वो कह रहा है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज ट्रांसफॉर्म टू ग्राफ y इज इक्वल टू एच एक्स, यानी y इज इक्वल टू एफ एक्स इज ट्रांसफॉर्म टू y इज इक्वल टू एच एक्स। अब उसका नाम एच एक्स हो जाएगा ट्रांसफॉर्म कर्व का। आई होप दीज टर्म्स शुड नॉट बॉदर यू। उसका नाम एफ एक्स से एच एक्स हो गया। By a reflection on one of the axes, यानी पहले रिफ्लेक्शन हो रही है फॉलोड बाय अ ट्रांसलेशन, और फिर हो रही है ट्रांसलेशन। वो कह रहा है इट इज गिवन दैट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एच एक्स हैज अ मिनिमम पॉइंट एट द ओरिजिन। गिव डिटेल्स ऑफ द रिफ्लेक्शन एंड द ट्रांसलेशन इन्वॉल्व। 2 मार्क का है, यानी उसका जो मिनिमम पॉइंट है वो ओरिजिन के ऊपर है। देखें इधर, देखें अगर हम इस पॉइंट को देखें तो ये तो मिनिमम है नहीं, ये तो मैक्सिमम पॉइंट है। जबकि वो कह रहा है मिनिमम पॉइंट ओरिजिन पे हो। क्या कह रहा है? एक रिफ्लेक्शन हो रही है। देखो अगर मैं सिर्फ इसको ट्रांसलेट करूं, इफ आई हैव टू ट्रांसलेट दिस कर्व, फॉर एग्जांपल 3/2 इज 1.5, दिस इज 7.5, लेट्स से ये पॉइंट है इसका। अगर वो कहता कि ये वाला ग्राफ सिर्फ ट्रांसलेट हुआ है और इसका मैक्सिमम पॉइंट ओरिजिन पर है, इसका मतलब यह है कि ये पॉइंट यहां आ जाएगा। अगर वो ये कहता कि द मैक्सिमम पॉइंट इज शिफ्टेड टू ओरिजिन, राइट द ट्रांसलेशन, तो ऑब्वियसली ये है 3/2 एंड 15/2। तो ये इधर गया है 3/2 और 15/2 नीचे आ गया। देन द ट्रांसलेशन वुड हैव बीन -3/2 एंड -15/2। ये ट्रांसलेशन वेक्टर हम लिख देते हैं। लेकिन वो कह रहा है इट हैज बीन रिफ्लेक्टेड एंड देन, मैं लैंग्वेज पढ़ता हूं, रिफ्लेक्शन फॉलोड बाय द ट्रांसलेशन। पहले रिफ्लेक्शन हुई है तो आप मुझे बताएं कहां रिफ्लेक्शन हुई होगी इसकी, मतलब एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में? देखें अगर इस ओरिजिन है मिनिमम पॉइंट, ओरिजिन है मिनिमम पॉइंट, तो इसका मतलब यह है कि ये ग्राफ यूं हो गया होगा। तो इसका मतलब है ये पहले रिफ्लेक्ट हुआ होगा एक्स एक्सिस में। दिस इज हाउ यू थिंक। तो जब आप इसको एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे, व्हेन यू रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस व्हाट हैपेंस, ये पॉइंट यहां आ जाएगा, यानी दिस बिकम्स 3/2 -15/2। ये यहां आ गया ट्रांसफॉर्म। ठीक है, यानी अब इसकी पोजीशन ये हो गई है ग्राफ की।
नाउ दिस इज द पोजीशन। अब देखें ये मिनिमम हो गया पॉइंट, तो रिफ्लेक्शन किसमें हो रही है? आप लिखेंगे रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में इसकी रिफ्लेक्शन हो रही है। ये 1 मार्क मिल गया आपको +1। अब वो कह रहा है इसके बाद फॉलोड बाय ट्रांसलेशन, तो मिनिमम पॉइंट ओरिजिन पे पहुंच गया है। तो ये डिस्टेंस कितना है? ये है ये देखिए -15/2। तो आप 15/2 वर्टिकली ऊपर जाएंगे और लेफ्ट पे जाएंगे -3/2। तो आपका जो मिनिमम पॉइंट है, यानी आपका एक्चुअल कर्व यहां पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा। इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए आप ऊपर कितना जा रहे हैं? 15/2 के ओरिजिन पे पहुंचना है आपको। 15/2 ऊपर जा रहे हैं, 3/2 लेफ्ट जा रहे हैं। तो आप जब आप पहले x लिखते हैं, x आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? नेगेटिव x, तो -3/2, और y में आप कहां जा रहे हैं? ऊपर 15/2। ये आपकी वो दो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो आपको लिखनी है। इसका भी 1 मार्क है। इन माय हम्बल ओपिनियन दिस शुड हैव 3 मार्क्स, एक इसका, लेकिन बहुत ठीक है, वो एग्जामिनर्स जिस तरह भी मार्किंग स्कीम बना रहे हैं, हमें तो करना है सवाल। दिस इज हाउ द क्वेश्चन नंबर 4-6 एंड्स। लेट्स डू अनदर वन, एक और ट्राई करते हैं। आइए। अच्छा, आई नो हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन ये अब साइन का ग्राफ आ गया, और अभी आप फौरी तौर पे अगर ट्रिग्नोमेट्री में नहीं है तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। शुरू में मैंने आपको बताया था कि a sin bx + c में ये एम्पलीट्यूड को डिफाइन करता है, ये एक्सिस को, और ये वाली वैल्यू पीरियड को डिफाइन करता है। नॉर्मल पीरियड डिवाइडेड बाय दिस गिव्स यू द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा? इट्स अ साइन। साइन का नॉर्मल पीरियड क्या है? अच्छा, उसने लिखा हुआ है x इज मेजर्ड इन रेडियंस, x इज मेजर्ड इन रेडियंस। इसका मतलब है, देखें, रेडियन में 2π इसका नॉर्मल पीरियड है, डिवाइड बाय 1/2 कितना हो गया? 4π। इसका मतलब है यहां तक 4π है, तो हाफ पे कितना हो जाएगा? हाफ पे 2π, क्योंकि आपके जो ग्राफ बहुत प्रॉपर नहीं है, ठीक है, हमें तो ये देखिए, ये 2π, और पहला इंटरवल इसका इन दोनों के बीच में होता है π, और ये कितना हो जाएगा? 3π/2। इन दोनों का एवरेज 6π डिवाइड बाय 2, 3π, मिडल है ना इसका। अब देखें इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसका एम्पलीट्यूड कितना है? k। इस पॉइंट के a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? देखें, आपको खुद ब खुद मिल गए। यहां पे x जो है वो 3π/2 है, और y इसका -k, क्योंकि ये k है प्लस और ये -k। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज होगी। हमें एक्सिस से लेना देना नहीं है, वैसे एक्सिस 0 है, तो ये y = 0 एक्सिस होगी। ऑल्दो दिस इज, ये कंसर्न नहीं है सवाल से बात, लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है, ठीक है। नाउ आपके पास a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। पहला पार्ट ये था 1 मार्क का। फिर वो कह रहा है बी पार्ट में, ना हियर कम्स द ट्रांसफॉर्मेशन, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। ये क्लियर है? इज दिस क्लियर? आप सोचे सर इसका डेरिवेटिव ले लें, मिनिमम पॉइंट है ये। साइन की डेरिवेटिव हमारे एएस के सिलेबस में ही नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री की डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एएस लेवल में नहीं है। यहां से लेके यहां तक 4π है। हाँ, ये 3π होगा। थैंक यू बेटा, बिल्कुल 3π होगा। थैंक यू वेरी मच। वो एक्चुअली नॉर्मल 3π/2 होता है, साइन का तो मेरे ध्यान में वो था। थैंक यू बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब है इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 3π - π। ठीक हो गया यहां तक। अब आगे क्या कह रहा है? अ सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज अप्लाइड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। ट्रांसलेशन 2 यूनिट इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन। और नेक्स्ट पेज में कह रहा है रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द न्यू कर्व एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द न्यू कर्व करस्पॉन्डिंग टू ए। कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है? ट्रांसलेशन ऑफ 2 यूनिट, यानी अच्छा, ट्रांसलेशन को यूं भी लिख सकते हैं, 2 यूनिट इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन। आप यूं भी लिख सकते हैं, देखिए यूं लिखा हुआ हो या इंग्लिश में लिखा हो, ट्रांसफॉर्मेशन इन द वाई डायरेक्शन, इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन बाय 2 यूनिट्स, तो यूं भी लिख सकते हैं, और इंग्लिश लाइन में लिख ले तो ये पहली ट्रांसफॉर्मेशन है। और दूसरी क्या है? रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस।
अभी मैंने आपसे ट्रांसफॉर्मेशंस की ऑर्डर का सवाल अभी तक हमने नहीं किए हैं। ऑर्डर वाले सवाल क्या होंगे कि एक कर्व बना हुआ होगा, दूसरा कर्व बना हुआ होगा, या एक इक्वेशन दी हुई होगी, दूसरी इक्वेशन दी हुई होगी, और वो कहेगा ऑर्डर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस बताइए और उनका करेक्ट ऑर्डर भी बताइए। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होता है वो अगली क्लास में बात करेंगे। फिलहाल ये ट्रांसफॉर्मेशंस आपको इस ऑर्डर में ही लगानी है, यानी पहले आपको इस कर्व को ट्रांसलेट करना है बाय दिस एंड देन आपने इसको रिफ्लेक्ट करना। तो अगर आप इसको ट्रांसलेट करेंगे बाय -2 तो इस इक्वेशन की क्या इक्वेशन बन जाएगी? -2 का मतलब है पूरा y2 कम हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे? k साइन हाफ एक्स -2। ऐसे ही है इब्राहिम, इज दिस क्लियर? अब इसको रिफ्लेक्ट कर देना है। रिफ्लेक्ट में क्या करेंगे? ये हमने इक्वेशन सही लिखी हुई है ना, y इज इक्वल टू साइन हाफ एक्स, ठीक है। अब आप क्या करें? इस पूरे के साथ माइनस लगा दें, ये रिफ्लेक्ट होगा, ये नए कर्व की इक्वेशन आ गई। अब अगर आप देखें, इधर देखें, अगर आप सिर्फ इस पॉइंट को ले लें, ये देखें, इस पॉइंट को ले लें आप, ये पॉइंट है ए, क्या है? 3 पाई और -k। पहले आपने इसको नेगेटिव y डायरेक्शन में ट्रांसलेट करना है, तो ये कहां चला जाएगा? ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा, नीचे? ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा, नीचे? अगर मैं ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं, ट्रांसलेशन, ये पॉइंट नीचे चला जाएगा या ऊपर? नीचे चला जाएगा, क्योंकि -2 जाना है पूरा y, तो ये बन जाएगा, मैं थोड़ा ऊपर करके बनाऊं, ये पॉइंट है 3 पाई -k। तो अगर ये 2 यूनिट नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये देखिए, 2 यूनिट और नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा 3 पाई, तो सेम रहेगा, और ये हो जाएगा -k -2, एंड देन यू रिफ्लेक्ट इट इन द एक्स एक्सिस। रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस में ये यहां पहुंच जाएगा, तो x तो सेम रहेगा, y क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, तो k +2, ये आपके पास इसकी इक्वेशन वो आ गई। अब आप नोटिस करें, ये जो इक्वेशन है इसमें x कोऑर्डिनेट क्या है? 3 पाई, ये तो सेम रह रहा है ना। तो अगर मैं यहां 3 पाई पुट करूं तो y इसका k +2 आना चाहिए। चेक करते हैं, -k साइन हाफ, x की जगह पुट कर रहा हूं 3 पाई +2। अगर आप साइन 3 पाई 2 निकालें तो -1 आएगा, -1 इंटू -k +2। देखें y आ रहा है, जब आप 3 पाई पुट करें तो k +2, 3 पाई पुट करें तो इसका मतलब हमारे कर्व की इक्वेशन भी करेक्ट बनी। ये बहुत इजी है टॉपिक, अगर आप इसको समझ के चलें। ध्यान कीजिए, जब कर्व्स बने हुए होंगे या जब एक इक्वेशन और ट्रांसफॉर्म्ड कर्व की भी इक्वेशन दी हुई हो और वो कहे कि बताएं किस ऑर्डर में ट्रांसफॉर्मेशन है, वो कल की क्लास में बताऊंगा कि स्ट्रेच पहले होती है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ट्रांसलेशंस में, ये मैं अब शुरू कर रहा हूं पॉइंट डिस्कस करना, दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस को अलग अलग कंसीडर करेंगे। यानी अगर हॉरिजॉन्टल कंसीडर कर रहे हैं तो पहले हॉरिजॉन्टल वाली सारी पूरी कर लें, फिर वर्टिकल वाली पूरी करें। ये ना हो पहले वर्टिकल ट्रांसलेशन कर ली, फिर हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन कर ली, फिर वर्टिकल स्ट्रेच कर ली, फिर हॉरिजॉन्टल। नो, सारी हॉरिजॉन्टल पहले कर लें, सारी वर्टिकल, एक ऑर्डर तो ये रहेगा। समझ आ गई बात की? वो मैं लिखवाऊंगा अभी। यू डू द हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट, ये आदत बना लो, एंड देन डू द वर्टिकल। लेकिन अगर आप पहले वर्टिकल कर लें और फिर हॉरिजॉन्टल कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट चूंकि हमें एक चीज हम याद कर लेते हैं, पहले हम हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशंस को डील करेंगे, फिर वर्टिकल को। और ट्रांसफॉर्मेशंस में भी सबसे पहले स्ट्रेच होती है, फिर ट्रांसलेशन होती है और फिर रिफ्लेक्शन होती है। लेकिन आप कई सवालों में देखोगे कि आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन स्ट्रेच और ट्रांसलेशन में यू डू स्ट्रेच फर्स्ट एंड देन ट्रांसलेशन, ये हम कल बात करेंगे इस पर। लेकिन अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशंस गिवन है एक ऑर्डर के अंदर, यहां वो कह रहा है स्ट्रेच पहले करो, ट्रांसलेशन और फिर रिफ्लेक्शन करो, तो आप पहले ट्रांसलेशन करेंगे फिर रिफ्लेक्शन। लेकिन आपके पेपर में रिफ्लेक्शन पहले आ जाए और ट्रांसलेशन बाद में, तो आप पहले रिफ्लेक्शन करेंगे और फिर ट्रांसलेट करेंगे। वो ऑर्डर फॉलो करेंगे जो कहेगा वो आप। जनरल ऑर्डर क्या होता है वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहां तक पॉइंट क्लियर है इस क्वेश्चन का? एक और देखते हैं। आई होप यू, आपको सवाल समझ में आ गया। ये एक कर्व की इक्वेशन दी हुई है,
और ये दो ट्रांसफॉर्मेशन है, आर है रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस, ट्रांसलेशन है 3-1। वो कह रहे हैं अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपके पास एक इक्वेशन है, तो ये अगर r फॉलोड बाय t है तो ये जो फंक्शन है वो gx बन जाएगा। r फॉलोड बाय t का क्या मतलब है, पहले r लगाएं और फिर उसके बाद t लगाएं, तो r लगाएं, r क्या है रिफ्लेक्शन, तो ये कर्व यूं है, देखें आप लोग माशाल्लाह यू हैव ऑलरेडी डन फंक्शंस एंड यू नो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वैसे भी एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस कहां लगता है, ये वाली, ये माइनस बाहर लगे तो एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसको यूं याद रखिएगा, साइन एक्स और माइनस साइन एक्स में क्या फर्क था, साइन एक्स जो है वो यूं बनता है और माइनस साइन एक्स रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस, ये हम ट्रांसलेशन में तो ये अब आप इसको जब आप आर लगाएंगे इस पे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एक्स, इसको या आपने रिफ्लेक्ट कर दिया, इसको माइनस लगा दिया इसके साथ। अब आपने करना है इसको ट्रांसलेट, ट्रांसलेशन में क्या करना है, x के साथ हो रही है 3 की, तो यहां क्या लिखूं ब्रैकेट में, x प्लस 3 x माइनस 3, क्या लिखेंगे हारून, x माइनस 3 x प्लस 3, x माइनस 3, क्योंकि जब आप माइनस लिखेंगे और 0 के इक्वल रखेंगे तो x प्लस 3 आ जाएगा, और y क्या हो जाएगा, मतलब पूरा y एक नीचे हो रहा है तो y एज इट इज आ जाएगा। ये आपके पास gx की इक्वेशन हो गई ए पार्ट में। Did you get it? Now सेकंड में क्या कह रहे हैं, अगर बी पार्ट में वो कह रहा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही है, अब है t फॉलोड बाय r, पहले t लगाएं, t फॉलोड बाय r, यानी अब अगर आप इसके ऊपर पहले ट्रांसलेशन लगाएं फिर r लगाएं तो उस फंक्शन का नाम hx बन जाएगा, उस फंक्शन का नाम hx बन जाएगा। hx क्या है, पहले आप इस पर लगाएं ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्या बन जाएगा, x माइनस 3 स्क्वायर माइनस 1, और फिर इसको रिफ्लेक्ट करना है तो आपके पास ये पूरा रिफ्लेक्ट होकर माइनस हो जाएगा, तो hx क्या बन गया आपके पास, व्हाट इज hx इक्वल टू, hx बन रहा है हमारे पास, hx इज 1 माइनस x माइनस 3 होल स्क्वायर, ये बन गया, ये hx आ गया, ये आपके पास gx है। वो ये पूछ रहा है बताइए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द, कौन सा क्वेश्चन है 13, वो कह रहा है स्टेट फुली द ट्रांसफॉर्मेशन जो gx को hx पे ला, यानी अब ये जो कर्व है ये यहां कैसे पहुंच गया, एनी आइडियाज, चलें इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, ये देखिए फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये ए पार्ट समझ आ गया सबको, हमने इस कर्व के ऊपर जब आर लगाया पहले, यानी इसको रिफ्लेक्ट किया, माइनस लगा दिया, फिर ट्रांसलेशन लगाई माइनस, जरा देखे मैं प्लस है तो माइनस और ये माइनस, ये बन गई gx। अब इसी के ऊपर t फॉलोड बाय r, तो t लगाया तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन और यहां वर्टिकल, और फिर रिफ्लेक्ट किया तो माइनस, तो ये बन गई इक्वेशन। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये भी ओपन डाउन है, ये भी ओपन डाउन है, यानी अगर मैं ये बनाऊं, देखें इसका जो हमारे पास है वो ये है 3, मैक्सिमम पॉइंट, और इसका मैक्सिमम पॉइंट क्या है 3, तो यार x तो सेम है, 3, तो कितना ऊपर हो गया ये पॉइंट, ये आ गया 3, यानी आपका जो hx ग्राफ है वो यूं है, ये आपका hx ग्राफ है और ये आपका gx ग्राफ, दिस वन 3, तो ये कितना ऊपर हो गया, -1 से 1 हो गया, कितना ऊपर हो गया 2 यूनिट्स, किस डायरेक्शन में, तो आप कहेंगे कि gx जो hx पे जा रहा है वो है, इट इज अ वर्टिकल ट्रांसलेशन, या आप यूं लिख दें इट्स अ वर्टिकल ट्रांसलेशन 0,2, बस काफी। आई होप ये क्लियर है बात। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं पास पेपर का सेशन, और ये अभी क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपके सामने लिखा है, इसको आप करें, पढ़ लें, सवाल को आपके ग्रुप में शेयर है, ये द क्वेश्चन हैज बीन शेयर्ड, ये है
बस ये लिखा हुआ है सर, आप पढ़ लें। फंक्शंस एफ एंड जी आर डिफाइंड एज फॉलोज, एफ एक्स ये है, जी एक्स ये है। तो कह रहे डिस्क्राइब फुली द ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैड बीन कंबाइंड टू ट्रांसफॉर्म द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स टू द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू जी एक्स। 4 मार्क का है। और आगे उसने कहा है एफ एक्स और जी एक्स को एक ही ग्राफ के ऊपर प्लॉट करें, ये भी 4 मार्क का। दीज आर वेरी इजी 8 मार्क्स। पहले तो बताएं आप मुझे ओरली के इसमें कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हैं आपके ख्याल में। ये जो बाहर वैल्यू लिखी हुई होती है ये किस चीज को शो करती है? इट्स अ वर्टिकल स्ट्रेच बाय फैक्टर ऑफ ए। और अगर अंदर आ जाए तो इट्स अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच बाय फैक्टर ऑफ 1/a। अगर एफ एक्स प्लस ए आ जाए तो इट्स अ वर्टिकल ट्रांसलेशन, और एफ एक्स प्लस ए आ जाए तो इट्स अ हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन बाय फैक्टर ऑफ -a। एंड जो उसके अलावा क्या, हाँ, हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन। हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन का मतलब रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, एंड वर्टिकल रिफ्लेक्शन। वर्टिकल रिफ्लेक्शन पता नहीं पर्टिकुलर वर्ड सही नहीं है लेकिन है या नहीं, वर्टिकल रिफ्लेक्शन से मेरी मुराद ये रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। ये 6 ट्रांसफॉर्मेशन आपने पढ़ी हैं। तो ये वाली वैल्यू क्या शो कर रही है? जो बाहर वैल्यू लिखी होती है वो क्या होती है? वर्टिकल स्ट्रेच बाय फैक्टर ऑफ 3। इट्स अ वर्टिकल ट्रांसलेशन। जो ऐड हो रही होती है वो वर्टिकल ट्रांसलेशन है बाय फैक्टर ऑफ +2। और यहां जो अंदर लिखा होता है इसको आप 0 करते हैं तो x इज इक्वल टू पाई। इसका मतलब है इट्स अ हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन बाय फैक्टर ऑफ पाई। ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये लिखने। लेकिन अगर आप सवाल पढ़ेंगे ना, और भी क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, उसमें लिखा होता है आज हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं। शायद ये ऑर्डर आपके लास्ट क्लास के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था, दोबारा बताता हूं। जब आप ऑर्डर की बात, जब वो एग्जामिनर ऑर्डर की बात करेगा ना, तो वर्टिकल में आप स्ट्रेच पहले लिखें, फिर आप लिखें ट्रांसलेशन, फिर आप लिखें रिफ्लेक्शन। ऑल्दो ट्रांसलेशन एंड स्ट्रेच आर इंटरचेंजेबल डिपेंडिंग अपॉन कि आप इक्वेशन को कैसे लिख रहे हैं। लेकिन अभी फॉर द मोमेंट हम इस बात को छोड़ रहे हैं, ये तो आपको वैसे नॉलेज के लिए। अब यहाँ फिर एक बात मैंने और भी बताई थी लास्ट क्लास में कि आप हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशंस पहले लिख दें फिर वर्टिकल लिख दें, या पहले वर्टिकल लिख दें फिर मिक्स नहीं करेंगे कि पहले आप लिखें हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच, फिर आप लिखें वर्टिकल स्ट्रेच, फिर आप लिखें हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन, फिर आप लिखें। इससे जो इमेज बनेगा वो कुछ का कुछ बन जाएगा। एक यानी आप हॉरिजॉन्टली ट्रांसलेट कर लें, स्ट्रेच कर लें उसको डायग्राम को, देन उसके साथ वर्टिकली छेड़छाड़ करें, यानी उसको वर्टिकली ट्रांसलेट और स्ट्रेच करें। दोनों को मिक्स नहीं, यानी आप एक आदत बना लें, पहले हॉरिजॉन्टल लिख दिया करें फिर वर्टिकल लिख दिया करें। हॉरिजॉन्टल में आए, हॉरिजॉन्टल क्या है तो आप लिखेंगे हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन बाय अ फैक्टर ऑफ पाई। यूं भी लिख सकते हैं या यूं लिख दें, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन पाई, ये देखें यूं लिख दें या यूं लिख दें, और हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन पाई कॉम 0, बस यूं लिख दें। ये पूरी लाइन लिखने के बजाय ये लिख दें। देन वर्टिकल में आप स्ट्रेच पहले लिखते हैं, ट्रांसलेशन बाद में लिखते हैं। ये ऑर्डर है। तो वर्टिकली आप क्या लिखेंगे? वर्टिकल स्ट्रेच by a factor of 3 and vertical translation यहां लिख दीजिए आप 0,2, या पूरा लिख दें एक लैंग्वेज वर्टिकल ट्रांसलेशन बाय अ फैक्टर ऑफ 2। ये आपके 4 मार्क हो गए। डिड यू गेट दिस नाउ? अब आपने इन दोनों ग्राफ्स को प्लॉट करना है, जो आपको ग्राफ दिया हुआ है वहां क्वेश्चन में। प्लॉट करें, यानी आपको यूं दिया हुआ है ग्राफ 0 पाई एंड 2 पाई। अच्छा, अब अगर आप कहें कि सर हम इसको इस हिसाब से ना बनाएं बल्कि ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से बना लें, इमेज बनाना है आपने, दोनों बनाने। मेरा ओपिनियन है कि आप एक को बनाएं एक मार्कर से पेन से और एक को दूसरे कलर पेन से, ताकि आपको डिफरेंस पता चले। और अगर आप स्ट्रेचिंग के कॉन्सेप्ट से बनाना चाहते हैं, यानी ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट से, तब भी ठीक है। एज एन इंजीनियर यू शुड बी एबल टू डू इट इन बोथ वेज। अगर आप कंफर्टेबल हैं ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से तो ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से बना। देखो बेटा, मैं बताता हूं
cos x का ग्राफ तो स्ट्रेट अवे बनेगा ना 0 to पाई के लिए। cos देखें, अगर cos का ग्राफ आप याद करें तो यूं होता है cos का ग्राफ, ये देखें 0 to पाई तक है तो ये आधा बन जाएगा 0 पे। अच्छा, हम सिर्फ cos x बना रहे हैं, एम्पलीट्यूड 1 है, एक्सिस 0 है। अब 0 ये 1 हो गया, यहां आ गया पाई पे -1 होता है, तो पाई बाय 2 पे ये 0 होता है, तो ये आ गया पाई बाय 2 0 और यहाँ -1, ये 1 और ये माइनस। ये आपने ग्राफ बना दिया, ये आ गया, थोड़ा बड़ा हो गया इसका साइज, खैर है, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। ये बन, अब आप बनाएं इस ग्राफ को, ट्राई करें जरा, राइट। देखें, अगर ये ग्राफ यूं होता 3 cos x + 2 सिंपल, तो आपको पता होता 2 इसका एक्सिस है, 3 इसका एम्पलीट्यूड है, 2 से 3 ऊपर जाएगा, 2 से 3 नीचे आएगा, आप ग्राफ बनाए थे। लेकिन ये क्या फर्क डालेगा, ये क्या फर्क डालेगा शाफी? देखो बेटा जी, यानी ये ग्राफ स्टार्ट होगा पाई से, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट तो ये हो गया। अब आप वही काम करें कि इसका एक्सिस ले लें 2 और इसका एम्पलीट्यूड ले लें 3। तो एक्सिस अगर ये 1 है, बहुत ऊपर हो जाएगा, पता नहीं मैं बना पाऊंगा या नहीं, चलें देख लेते हैं कि सॉरी, हाँ एक ही ग्राफ पेपर बनाना है, मैंने ये 1 थोड़ा बड़ा ले लिया, चले कोई नहीं, कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 2 है, 3 4 लेट्स से 5 है, 5 यहां तक है, ये आपके पास 2 है, ठीक है। और 2 से मैं इसको दोबारा बना देता हूँ, जगह हमारे पास कम थी इसलिए इसको हम दोबारा बना आएगा। तो जो सिंपल cos x का ग्राफ है ये वाला 0 to पाई पे, स्टार्ट फ्रॉम 1 से स्टार्ट होगा, पाई बाय 2 पे 0 हो जाएगा और -π/2 यानी पाई पे -1। ये ग्राफ हो गया आपका cos x। मान लें इसका 1 मार्क है। अब ये ग्राफ जो है ये x आगे पाई पे ट्रांसलेट वो हो रहा है, तो यहां से स्टार्ट होगा। अब इस पॉइंट पर इसका जो एक्सिस है वो 2 है, ये देखिए इसका एक्सिस 2 है, ठीक है 2 है, और 2 से यानी ग्राफ आपका cos x का क्या है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे मैक्सिमम होता है, स्टार्टिंग पॉइंट पे 5 होगा, फिर बीच में ये हो जाता है 0, इसका 0 2 है, और फिर हो जाता है 2 से अगर आप 3 नीचे आए तो कहां तक आएंगे, -1 तक, यहां -1। तो आप इसको ज्वाइन करें तो ये बन जाएगा यहां पे, यानी यहां से दैट्स योर ग्राफ। यहां भले लिख दें, ये हो जाएगा 3π/2, ये है पाई और ये ऑब्वियसली 2 पाई। ये आपके दोनों ग्राफ हैं। दिस आर द ग्राफ्स आर डन। क्लियर है? ये 4 मार्क थे, 4 इसके थे ये लिखने के और 4 इसके थे, और ये बड़े इजी मार्क्स हैं। अच्छा, जैसे ये टॉपिक हमारे खत्म हो रहे हैं तो हम शुरू कर रहे हैं फुल रिविजन्स, ईयरली की करेंगे, या जैसे आप कहेंगे कि टॉपिकल पहले कर लें फिर हम ईयरली कर लें, उसमें हम डिसाइड कर लेंगे 3 दिन ईयरली कर लेंगे, 3 दिन हम स्टैट्स को कर लेंगे, जैसे भी है। तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन था, इसमें कोई सवाल है तो पूछ लें। ये आपका वेरिएंट है क्वेश्चन नंबर 8। इसके मार्क्स गिने 2 to 4, 8 मार्क का क्वेश्चन है, यूजुअली 8 का आ रहा है। देखें वो कह रहा है ये ग्राफ है, देखें अब ये टॉपिक हमारा ऑलमोस्ट एंड हो रहा है, P1 एंड हो रहा है हमारा, तो हम अगली क्लासेस से 3 दिन स्टार्ट रखेंगे, 3 दिन हम पास पेपर की प्रैक्टिस शुरू करेंगे, रिवीजन इसकी। तो अब ये देखें पहले पार्ट में रिवीजन आ गई आपकी। वो कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिनिमम पॉइंट ऑफ द कर्व। इसके मिनिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकले, ये पहला टॉपिक है जो हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक्स। इसके मिनिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकल सकते हैं? 2 तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं वो? इसके मिनिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे? डेरिवेटिव। कितने मार्क हैं इसके? 2। देखें एक है इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लें। देखें परफेक्ट स्क्वायर के लिए सिखाया था, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 हो तो एक्स के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करें और इस पर स्क्वायर लिख दें,
फिर ये जो भी स्क्वायर है 4 है, इसका स्क्वायर बाहर माइनस कर दें। ये एक इजी वे समझाया था आपको। ये देखें, एक बच्चा यूं कर लेता है इसको, तो ये ओपन अप है, ये आ गया 4,11 इसका मिनिमम पॉइंट। आप करते हैं और ये ए पार्ट कर रहा हूं मैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। y डैश इज इक्वल टू 2x माइनस 4। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं। जब आप 0 के इक्वल रखकर x निकालते हैं तो x कितना आ गया? 2। 8 है, सॉरी इसलिए मैं हैरान हो रहा था कि वो ये 8 आ गया, तो ये आ गया 4, x 4 आ गया। अब इसका y निकालना है तो आप ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दें, तो y कितना आ जाएगा? यू डोंट हैव टू शो दीज स्टेप्स टू एग्जामिनर, प्लीज ये मत कीजिएगा, वहां डायरेक्ट कीजिए। x 4 रखें, 4 का स्क्वायर 16, 8 4 से 32 प्लस 5, सिंप्लीफाई कर लें। माइनस 16 डबल होता है 32, 16 माइनस 32 इज माइनस 16, माइनस 16 प्लस 5 इज माइनस 11, और हमारा भी माइनस 11 ही था। देखो ये तो दोनों से आ रहा है आपकी। जैसे मेरा ओपिनियन है इस सवाल में आप डेरिवेटिव से कर लें, क्योंकि उसने आपको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना, सपोज आप वहां पे मिक्स कर देते हैं, तो डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे ज्यादा बेहतर है। ये आपने मिनिमम पॉइंट इसका निकाल दिया। अब आ रहा है इसका बी पार्ट, स्ट्रेच का। देखें, करें जरा, डू इट। मैं आपको 2-3 मिनट दे रहा हूं, ट्राई करें, फिर उसके बाद मैं करवाऊंगा। आ जाए। क्या था जी क्वेश्चन? वो कह रहे कि द कर्व इज स्ट्रेच बाय फैक्टर ऑफ 2 पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी वर्टिकल स्ट्रेच है, ट्रांसलेटेड बाय 4,1। अच्छा, आपकी ओरिजिनल इक्वेशन ये है। तो अच्छा, वो कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन। पहले देखें, जो आपको कहा जाएगा ना, देखें जब आपसे वो ऑर्डर पूछे तो आप ये ऑर्डर फॉलो करते हैं। ये मैं पिछली क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूं। पहले तो स्ट्रेच लगा लें। स्ट्रेच में क्या करते हैं? स्ट्रेच में क्या करते हैं? राइट, मल्टीप्लाई बाय 2 किसको? पूरी इक्वेशन को। ये देखें प्लीज, ये आपने स्ट्रेच कर दिया बाय फैक्टर ऑफ 2। अब है ट्रांसलेशन 4,1, इसमें हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन है 4 की और वर्टिकल ट्रांसलेशन है 1 की। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? +4 लिखूं, -4 लिखूं? -4 लिखूंगा, क्योंकि -4 लिखूंगा तो ब्रैकेट को आप 0 रखते हैं तो आपकी हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन ये आती है। क्लियर है? तो इसलिए -4 लिखेंगे। ये आपने हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेट कर दिया। अब इसको वर्टिकली ट्रांसलेट करना है 1 से, और 1 जो है वो एज इट इज लगेगा। तो 1 यहां लगाऊं या अंदर? ये पूरा 1 ऊपर हो जाएगा, तो +1 लगा देंगे। हाँ, इसको आप ब्रैकेट डबल लगाएं, यानी इसको सॉल्व करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। डिड यू गेट माय पॉइंट? या 2 से मल्टीप्लाई करके x -4 लगाएं, वो बात एक ही है। देखें, अगर आपका आंसर पहले आप स्ट्रेच लगा रहे हैं तो मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे? मल्टीप्लाई कर लें, ये ले। अब आप हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन लगा रहे हैं, तो ये और ये एक ही बात है। हाँ, जब आप हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन स्ट्रेच लगा लेंगे, अब आप वर्टिकल लगा दें। डिड यू गेट द पॉइंट? इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। उसने सिंप्लीफाई करने को कहा है आपसे। हाँ, ax² + bx + c की फॉर्म में। ये देखें, क्या बन जाएगा? 48 और 5 53। या आपने कोई गलती है क्या इसमें? A2 BA -32 CA 10। देखिए, मैं आपसे गलती इसलिए करने को चेक करने को कह रहा हूं, टेक्निकली कोई मिस्टेक नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक। देखें, पहले आपने स्ट्रेच लगाई, फिर आपने हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन लगाई, फिर वर्टिकल ट्रांसलेशन लगाई।
जिस तरह वो कह रहा है, पहले 2 की स्ट्रेच लगाएं, फिर 4 1, 4 लगाए और फिर 1 लगाए। आई होप ये क्लियर है बात। अच्छा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिनिमम पॉइंट ऑफ द ट्रांसफॉर्म कर्व। देखें ना, ये देखें, ये पार्ट रह गया था। एक्चुअल मिनिमम पॉइंट क्या है? 4 - 11। ये देखें, आप मान लें ये 4 - 11 है। ये देखें, लेट्स से 4 - 11 यहां है, ठीक है बेटा। पहले स्ट्रेच लगाएं 2 के फैक्टर की। स्ट्रेच का मतलब ये है कि अगर ये यहां से कितना नीचे है -11, तो ये कितना नीचे हो जाएगा? डबल नीचे हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 - 22। ठीक हो गया। अब वो कह रहा है 4 1 की वो लगाएं, यानी 4 आगे कर दें और 1 ऊपर कर दें। तो अगर आप इसको 4 आगे कर दें तो ये हो जाएगा 8 - 22, और 1 ऊपर कर दें तो ये हो जाएगा 7 - 22। दैट्स दीज आर द, ओ सॉरी, 8 - 21। थैंक यू बेटा, 8 - 20, बिल्कुल। वो मैंने कहा ना 1 ऊपर कर दें, वो गलती से मैंने लिख दिया। तो ये आपके ट्रांसफॉर्म पॉइंट कर्व के मिनिमम पॉइंट हो गया। अगर आप इसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म से सॉल्व करें ना, तो इसका मिनिमम पॉइंट भी 8 - 21 आएगा। चेक कर सकते हैं, आपसे घर जाके कर लीजिएगा। देखें, पहले उसने आपसे पहले पार्ट में कहा है कि कंप्लीट द स्केच एंड एक्सप्लेन वेदर द फंक्शन हैज एन इनवर्स। देखें, अगर आप 2 पाई देखें तो 2 पाई समवेयर हियर। मैं कल से कोशिश करूंगा हम उस पर प्रोजेक्टर पे काम करें ताकि ग्राफ वहां 2 पाई और यहाँ -2 पाई यहाँ कहीं है। देखें, इसका पीरियड कितना है? व्हाट इज द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन? जब आप ट्रिग्नोमेट्री रिपीट हो रही है, नॉर्मल पीरियड होता है 2 पाई, और उसको आप इस वैल्यू से डिवाइड करते हैं। देखिए, इसको अगर मैं यूं लिख लूं तो ये एक्सिस होता है, ये एम्पलीट्यूड होता है, और ये पीरियड डिफाइन करता है। तो इसका पीरियड कितना हो गया? 8 पाई। यानी ये ग्राफ 8 पाई में कंप्लीट होगा, 8 पाई में कंप्लीट होगा। तो 4 पाई ये हो गया, तो इसका मतलब है 2 पाई तक ये हाफ बनेगा, और -2 पाई तक ये देखें, यहां से यहां ये शेप बननी है हमारी ग्राफ के ऊपर। ये आप रफली बना रहे होंगे, ये देखें, ये शेप बन रही होगी, यानी यहां से लेकर यहां तक ये। और देखें, यहां मैक्सिमम होता है, यहां मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम 3 से 2 ऊपर जाएंगे तो 5, और यहां -5। अच्छा, आप नोटिस कीजिए, आपके वर्टिकल स्केल्स भी आपको पाई की फॉर्म में दिए हुए हैं। तो ये देखिए, आपका जो एक्सिस है वो पाई से थोड़ा नीचे है, क्योंकि आपका एक्सिस 3 है और पाई 3.14 होती है। तो आप देखिए, वो जो उन्होंने हिस्सा बनाया हुआ है ग्राफ का, जो हिस्सा उन्होंने ग्राफ का बनाया हुआ है, उसका ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये 0 थोड़ा सा पाई से नीचे से स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए। और आप 2 पाई तक यहां 5 लिखकर ये देखिए, ये ग्राफ यूं हो जाएगा। और यहां पर आप जाएंगे, हमारा एक्सिस कितना है? 3 से अगर आप 2 नीचे आए तो कहां तक जाएंगे? 1 तक। तो यहां पर आप -2, ये देखेंगे, दैट्स योर कंप्लीट स्केच। -2 पाई पे -1 हो जाएगा, I mean 1 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा आपका 5, ये 5। वो 5 आप देख लीजिएगा, 2 पाई 6.28 बनता है, तो 2 पाई से थोड़ा नीचे आप प्लॉट कर दें। ये बात समझ में आ गई आपको? Did you get this point? ये आपका ग्राफ बन गया। देखें, इसका पीरियड 8 पाई था, इसको कंप्लीट होना था 8 पाई में। यानी अगर मैं इसको दोबारा बताता हूं, 0 से बनाए तो 8 पाई में कंप्लीट होगा, हॉरिजॉन्टल साइड पर भी और वर्टिकल साइड पर भी 8 पाई में कंप्लीट होगा। ये देखो, ये -8 पाई और ये 8 पाई। इन केस अगर ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी भूल गए, ये उसका हाफ होता है 4 पाई, और ये उसका और हाफ होता है 2 पाई। तो ये 2 पाई है, तो ये -2 पाई है। तो हमने ग्राफ यहां से लेकर यहां तक ये ग्राफ बनाना है हमने अपने एक्चुअल के अंदर। तो स्टार्ट 0 पे हो रहा है। 0 क्या है इसका? 3। ये 0 3 हो गया, 0 पे 3 है, ये 3 मान लें, ये 3 है। तो ऊपर 5 तक जाएगा, यानी 3 से 2 ऊपर जाएगा, और 3 से 2 नीचे आएगा तो 1, ये 1 हो जाएगा। यानी -2 पाई पे 1 होगा, और 2 पाई के ऊपर 5 होगा। तो ये 2 पाई पे 5 है, और -2 पाई, ये -2 पाई के ऊपर 1। ये आपका स्केच कंप्लीट होगा। क्या इसका इनवर्स है? इनवर्स किन फंक्शंस का होता है? इनवर्स 1 1 फंक्शन का होता है।
तो क्या ये 1 1 फंक्शन है? जी हाँ, हर डोमेन पे एक ही रेंज है। 1 1 फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज 1 1 फंक्शन? हर डोमेन पर y डिफरेंट है, हर डोमेन के ऊपर y, हर डोमेन पर y डिफरेंट है, इसको 1 1 फंक्शन कहते हैं। और इनवर्स सिर्फ 1 1 फंक्शन का एग्जिस्ट करता है, तो आप लिखेंगे इसका कि द 1 1 फंक्शन दैट इट्स अ 1 1 फंक्शन, हेंस द इनवर्स एग्जिस्ट। ये आपका पहला पार्ट हो गया। बस आखिरी खत्म कर रहे हैं इसको। अब वो कह रहे हैं डिस्क्राइब फुली अ सीक्वेंस ऑफ 3 ट्रांसफॉर्मेशंस which can be combined to transform the graph of y is equal to sin x from 0 to half pi to the graph y is equal to fx. ये आपका y is equal to fx, या fx कौन सा ग्राफ है जी? ये अगर आप इसको, मेरा ख्याल है उसे gx लिखना चाहिए था, उसने fx लिखा है ना। देखें इसका बी, अगर आप बी पार्ट पढ़े तो वो कह रहा है फुली बताएं 3 सीक्वेंस ऑफ 3 ट्रांसफॉर्मेशन विच कैन बी अप्लाइड y इज इक्वल टू साइन एक्स टू, ये देखें, फिर वो कह रहे हैं y इज इक्वल टू fx। ये fx नहीं होगा भाई, ये gx होगा। या तो प्रिंट गलत हो गया इसके अंदर, रीड एंड राइट में, आप ओरिजिनल पेपर में चूंकि इसका नाम उन्होंने gx रखा हुआ है तो साइन x चला गया इसके ऊपर, तो वो आपसे पूछ रहा है कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हैं। तो आपके ख्याल में यहां कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हैं, जरा बताइए। देखें 2 साइन, ये देखें 3, देखें आपको पता है जो बाहर लगता है उसको क्या कहते हैं? ये वाली कौन सी चीज होती है? इट्स अ वर्टिकल स्ट्रेच। तो वर्टिकल स्ट्रेच का क्या है? फैक्टर 2। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच क्या है? बाय फैक्टर ऑफ 4, क्योंकि 1 अपॉन हो तो। और ये क्या है? ये कौन सी ट्रांसलेशन है? वर्टिकल ट्रांसलेशन। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। तो वर्टिकल तो आप क्या लिखेंगे? देखें आप वर्टिकल्स पहले लिखें, हॉरिजॉन्टल बाद में लिखें, या हॉरिजॉन्टल पहले लिखें वर्टिकल। तो आप लिखेंगे, अब ये 6 मार्क्स हैं। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच आप पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, बाय अ फैक्टर ऑफ 4, ये 2 मार्क हो गए। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच का 1, 4 का 1। अब आ जाए वर्टिकल्स में, पहले स्ट्रेच लिख दीजिए। तो वर्टिकल स्ट्रेच बाय अ फैक्टर ऑफ 2, एंड देन ये 2 मार्क हो गए। एंड देन हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन बाय अ फैक्टर ऑफ 3 लिखने के, सॉरी, वर्टिकल ट्रांसलेशन बाय अ फैक्टर ऑफ 3 लिखने के बजाय यूं लिख दीजिए। ये आपकी 6 मार्क कंप्लीट हो गए। यहाँ आई होप ये क्लियर है। मेरा ख्याल है कि अर्लियर लेक्चर्स में मैंने ऑर्डर की बात कर दी हुई थी, अगर नहीं की थी तो हम अगली क्लास में देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।